हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट प्राइज कैरी इंस्टीट्यूट कोटा। ठीक है, तो हमारा एक लेक्चर 0 करके भी है, उसमें सारा मैथमेटिक्स में वो डील कर लिया हूँ। जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी मदद से आप काफ़ी जो आने वाला हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उससे बहुत अच्छे से आप डील कर पाओगे। ठीक, तो वो देखना जरूर है, उसे बिल्कुल स्किप ना करें, उससे काफ़ी मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छे से डील हो जाएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो हम लोग को एग्जैक्टली जो फॉलो करना है, सबसे पहले मेरे को एक एस सी वर्मा बुक आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। उसके इलस्ट्रेशन बताऊंगा, उसके क्वेश्चंस बताऊंगा, और जो मेरे नोट्स हैं और जो मेरे सीट है उसको भी एग्जैक्टली फॉलो करना है। और ये सारा सामान, ये सारे लेक्चर नोट्स और मेरी सीट मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी आप लोगों को, तो मेरे साथ जुड़ते रहिए। तो हम लोग चालू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको आपको समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग ऐसी फिजिक्स को डील करते हैं जिसमें हमारा चार्ज कैसा है, रेस्ट में। ठीक, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो मैंने क्या बोला, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक, अब मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को समझा, उसके बाद इसका सेंस निकाला, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। ठीक, अगर मैं इसको जर्नल वे में बात करूं तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसकी शुरुआत 1784 में एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलाम। उन्होंने इस पर स्टडी की। जब उन्होंने इस पर स्टडी की तो सबसे पहले उनको चार्ज को समझा कि व्हाट इज द चार्ज एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला दिस इज द न्यूक्लियस, ये किसी भी एटम के अंदर का न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उनको कंबाइंड इफेक्ट में हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक, इसके अंदर हमारे क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगी। इन ऑर्बिट्स में हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आती है? जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एटम्स, ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनसे मिलकर हमारा एक एटम बना। एटम के कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से क्या बना, मैटर बना। ठीक, तो जब मैंने चार्ज की डेफिनेशन की बात की तो व्हाट इज द चार्ज, तो यहां से निकल के आया व्हाट इज द चार्ज। तो मैंने बोला कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आप ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज is the fundamental property of the material which effect can be experienced and it produce electromagnetic इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आती है? जब हमने चार्ज को समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ लिया, ठीक, और इसकी डेफिनेशन को समझ लिया, अब मैं यहां से आगे बात करता हूं, जो हमारा चार्ज है इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ये सारा चीजें जानना इसलिए जरूरी है, जब ये मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे की आने वाली जो चीजें उनको मैं बहुत अच्छे पैटर्न में डील कर पाऊंगा। नहीं, बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसके एसआई यूनिट के बारे में बात की। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर सेकंड।
और कूलाम। ठीक, एम्पियर सेकंड और कूलाम इसका ऐसा यूनिट होता है। कैसे? क्योंकि चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम नाम के जो साइंटिस्ट थे फ्रेंच, उन्होंने इस पर काम किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे, अपने टाइटल पे इसका यूनिट रख दिया। और एम्पियर सेकंड ये हमारा जो फंडामेंटल, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे मैंने ड्राइव करके निकाल लिया। ये बात समझ में आती है यहां तक? जब हम लोग इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो आपको पता है एम्पियर ये क्या है, सेकंड। तो मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं, जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा 80। नहीं बात समझ में आई? तो यहां तक एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो मैं यहां से आगे बात करता हूं किसकी? एक कांस्टेंट पढ़ा होगा आपने, फैराडे कांस्टेंट। आओ मेरे साथ। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं यहां पे फैराडे कांस्टेंट की। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे ने क्या बोला? अगर मैं मानूं तो बेचारे जो फैराडे कांस्टेंट थे ये बहुत ही अच्छे इंसान थे और इनके आगे एक रेस्पेक्ट वर्ड लगाना चाहिए, सर फैराडे। ये बहुत कम एजुकेशन बैकग्राउंड होते हुए भी ये अपने जमाने में बुक बाइंडिंग किया करते थे और जो बुक्स बाइंडिंग के लिए आती थी उनको ये क्या करते थे, उनकी मदद से ये स्टडी करते थे और अपने ग्राहक को कुछ डिस्काउंट देके उसका डिले करते थे। जो बाइंडिंग करेंगे तो और 1-2 दिन का डिले करते थे जिससे वो पढ़ पाए उस बुक को। इनका एजुकेशन बैकग्राउंड ना ज्यादा अच्छे होते हुए भी इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बुक्स आती गई, इतने स्टडी करती रही। तो काफी फिजिक्स के, आप जैसा जानते हैं कि फिजिक्स में अच्छा खासा इनका योगदान है। तो फैराडे ने अपने कांस्टेंट डिफाइन किया और उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, के। और ये के हमारा होता है 96500। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो कुछ और है, ये कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ये एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें ये इक्विवेलेंट होता है, ये होता है 96486.33। नहीं बात समझ में आई? अब मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा, व्हाट इज द फैराडे कांस्टेंट, एक्चुअल में है क्या? तो जो फैराडे ने बताया कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 1 मोल। तो केमिस्ट्री में भी काफी लोग उलझलते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट इज द 1 मोल। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने बोला 1 डजन मींस 12 आइटम्स, मैंने बोला 1 वीक मींस 7 डेज। तो वैसे मैंने बोला 1 मोल, इसका मतलब ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटी। दिस इज द काउंटिंग। ये इतना बड़ा नंबर को मैं 1 मोल बोल रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू? 6.023 इंटू 10⁻23। ये मेरा एक नंबर है, एक काउंटिंग है। कैसा? एक ऐसी एंटिटी का जो बहुत 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 इन्फिनिटली स्मॉल, छोटी है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो जब फैराडे ने बात की तो बोला व्हाट इज द फैराडे कांस्टेंट, तो उन्होंने बोला कि जो फैराडे कांस्टेंट है, द अमाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ चार्ज, जो 1 मोल का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो मेरा कांस्टेंट है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बात समझ में आती है? जब मैं 1 मोल ऑफ चार्ज का जो फंडामेंटल चार्ज है क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो मेरा क्या होगा, फैराडे कांस्टेंट होगा। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? सब क्लियर हो गया यहां तक? अब इसमें होता क्या है, जब हमने ये बात कर ली तो यहां से बात निकल के आई कि जो चार्जेस होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरा नेगेटिव चार्ज, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये बात आई कहां से, लोगों ने कैसे सोचा इसके बारे में? जब उन्होंने एटम की स्टडी की, उन्होंने बोला कि जो एक टाइप की जो एंटिटी है उसका एक टाइप का बिहेवियर है, एक दूसरी टाइप की एंटिटी है उसका दूसरे टाइप का बिहेवियर है, एक थर्ड एंटिटी और है जो चार्ज, मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज लेस है, चार्ज फ्री है, उसको अपने न्यूट्रॉन बोलना चालू कर दिया। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है सर न्यूट्रॉन का मतलब, जैसा आपने अपनी एवरीडे लाइफ में सुना होगा न्यूट्रल, वहां से एक न्यूट्रॉन वर्ड निकल के आ गया, पर उस पर कोई चार्ज नहीं है।
अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो हमारा चार्ज था वो नेगेटिव था, उसका नाम रख दिया नेगेटिव, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलने लग गए। नहीं बात समझ में आई? इसको हम लोग ऐसे रख दिए, हो सकता है मैं आज इसको ग्रीन इसको रेड बोल रहा होता है, हो सकता है इसको व्हाइट इसको रेड बोल रहा होता। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव के पीछे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स डील करनी थी, इसलिए एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव रख दिया। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज है उसका जो सबसे छोटी यूनिट है उसको तो मैं इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है उसको सबसे छोटा जो एंटिटी है उसको मैं प्रोटॉन बोल रहा हूं, और न्यूट्रॉन मेरे क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात समझ में आती है? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो जैसे हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात की, चार्ज की टू टाइप हो गए, फिर हमने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझना स्टार्ट किया। कैसे समझना स्टार्ट किया? तो मैंने लिखा यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब मैंने सबसे पहले एक बैकग्राउंड जाना चार्ज के बारे में। आप बिल्कुल इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जैसे इस दुनिया में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका कुछ नाम रखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लड़का है, लड़की है, या किसी कोई थर्ड जेंडर है। नहीं बात समझ में आई? फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी परवरिश करते हैं, उसके नेचर पहचानते हैं। वैसे ही हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? ठीक, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी निकल के आई, जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा, प्रॉपर्टी नंबर 1 कैसा। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां से काफी लोगों को यहां से गलत फहमी होती है, काफी टीचर्स को भी यहां से बहुत बड़ी गलत फहमी होती है, और बच्चे को नहीं क्लियर कर पाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, मैं किसके लिए स्टडी करने वाला हूं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, ये पॉइंट चार्ज प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं। पॉइंट चार्ज मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो कैसी है, नेग्लिजिबल है। मैं उसे क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर दे रहा हूं, जस्ट लाइक स्फीयर ट्रीट कर रहा हूं उस पार्टिकल को मैं। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल लाइक पॉइंट चार्ज पार्टिकल repel each other and unlike point charge particle attract each other। बात समझ में आती है? ठीक, मतलब पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं, अगर वो लाइक हैं, मतलब एक जैसी कैटेगरी के, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज पार्टिकल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आती है? जैसे ही मैंने ये चीज लिखी तो मैं दूसरे पॉइंट पर आ गया। दूसरे पॉइंट पे मैं कैसे आ गया? दूसरे पॉइंट पे मैं ऐसे आ गया, जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला था। क्या बोला था? कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मैंने ऐसा बोला। जब मैंने ऐसा बोला तो वहां से मैंने ये भी कंक्लूड कर लिया कि चार्ज एसोसिएटेड विद मास, जब भी जो चार्ज होगा वो मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा? मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट में कैसे बोल पा रहा हूं, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट, और विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो यहां तक इसे नोट करो। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बोला? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज
क्वांटाइज्ड। इस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब, वर्ड का मतलब ये है कि जो हमारा जो चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो जो हमारा चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक पार्टिकल होगा। व्हाट इज द बेसिक पार्टिकल इन चार्ज? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो मेरा चार्ज होगा हम उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब वो कैसा होगा? या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दो ही टाइप की कैटेगरी होती है। और वो भी कैसी होगी? बोले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। नहीं बात समझ में आई? वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। नहीं बात समझ में आई? इंटीजर, बात समझ में आती है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मैंने चौथा पॉइंट क्या बोला? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? चार्ज इज कंजर्व का एक सिंपल सा मतलब है। क्या मतलब है? कि यदि मैंने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, अब सबसे पहले लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग्स क्लियर होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इसमें, यूनिवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक। सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब सिस्टम वो वाला पार्ट होता है जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, और आउटसाइड द सिस्टम ऑल दीज थिंग्स आर सराउंडिंग। बात समझ में आती है? तो मैंने बोला, मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, जैसे ए सिस्टम ले लिया मैंने ए, और एक इवेंट बाद सेम सिस्टम ए ऐसा हो गया। मैंने बोला यहां पे ए लोकेशन है, इसमें चार्ज है प्लस क्यू। बात समझ में आती है? तो यहां पे भी क्या है? प्लस क्यू। और यहां पे मैंने ले लिया ए पोजीशन, यहां पे ले लिया 1 2 और 3। यहां पे था क्यू प्लस क्यू और यहां हो गया -2q। यहां पे था पोजीशन 1, यहां पे हो गया +3q/2, यहां पे हो गया +q/2, और यहां पे हो गया -q/2, और यहां पे कोई और लोकेशन थी, यहां पे हो गया -q, ठीक। माइनस ऐसा हो गया, ठीक। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें इनिशियल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू, ठीक। अगर मैं यहां पे बात करूं तो फाइनल भी चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। बट जो इस बॉडी और सिस्टम है, इसकी जो लोकेशन है उस पर चार्ज का जरूर कैसा होगा? एक्सचेंज हो गया और बदल गया है। बट ओवरऑल सिस्टम पे जो नेट चार्ज है, जितना यहां पे इतना यहां पे, जब आप इसको ऐड करोगे Q प्लस क्यू प्लस क्यू -2q, तो यहां से क्या आ रहा है? Q आ रहा है। यहां पे भी क्या आ रहा है? +q प्लस 3q/2 प्लस q/2 -q/2 -3q/2। जब इसको ऐड करोगे तो यहां से कितना आएगा? +q आएगा। तो इसका सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो ओवरऑल सिस्टम में जो चार्ज है वो कैसा है? कंजर्व्ड है। जितना सिस्टम पे यहां पे था इतना ही यहां पे था। हाँ, उस सिस्टम की लोकेशन पर चार्ज चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल जो सम होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द 5 नंबर। हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए क्वांटिटी, ठीक। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 6, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। तो और वो दोनों बॉडी कैसी भी हो सकती हैं, ठीक। तो चार्ज क्या कर सकता है? ट्रांसफरेबल है, इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, आप नोट दे के चीज जरूर लिख लो, जो ट्रांसफरेबल चार्ज होता है दिस द ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन। क्यों? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अवेलेबल जो चार्ज होता है दिस द ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहीं से मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। लेट अस सपोज ये मेरा एक ए बॉडी है और ये मेरा एक बी बॉडी है,
ठीक, यह कैसा बॉडी है मेरा, बी बॉडी है। इससे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैंने यहां से क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, इसका मतलब इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, ट्रांसफर कर दिया इसको। तो इस बॉडी के लिए हो गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, इस बॉडी को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने यहां से नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर लिया और मैंने इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ए बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मेरे इसे दो तरीके से बोल सकता हूं, मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए और मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, सेम मीनिंग। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इस बॉडी को, या फिर इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। बात समझ में आती है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन के साथ मास एसोसिएटेड रहता है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ माइक्रो लेवल पर इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसके मास में तो कमी आएगी और इसका मास इंक्रीज होगा। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो ज्यादातर डेटा मिल जाता जब कोई भी एग्जाम आप दोगे। ठीक, तो आइडियली कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका मास कम होगा और इस बॉडी का और इसका कुछ ना कुछ बढ़ेगा। बात समझ में आती है। ठीक है, आओ हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 7 प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मींस चार्ज वेरी नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक, मींस चार्ज डज नॉट डिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे रिलेटिविस्टिक हो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक हो, चाहे कैसा भी फ्रेम हो, उस पर चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। बात समझ में आती है। 8 नंबर पर मैं ये बोल सकता हूं कि यदि चार्ज की एक्सीलरेशन और वेलोसिटी किस टाइप की रहेगी जिससे कुछ इफेक्ट शो करेगा। नहीं बात समझ में आई। ठीक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। जो तुम्हारा एक्सीलरेटेड चार्ज हो वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी। तो मैं बोल देता हूं Q प्लस Q बोल दिया मैंने इसे, इसका वेलोसिटी इक्वल टू 0, इसका स्पीड इक्वल टू 0, इसका मतलब इट प्रोड्यूस ओनली ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओनली ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, मैंने बोल दिया प्लस चार्ज, इसका वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बात समझ में आती है। मैंने बोला प्लस चार्ज, V मेरा कैसा है, नॉन जीरो, V कैसा है, नॉट कांस्टेंट। ठीक, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, ये प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड EM वेव, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आती है। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो एक प्रॉपर्टी और हो जाती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप जनरली ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि जब भी किसी कंडक्टिंग सरफेस या मेटल सरफेस पे आप चार्ज देते हो तो चार्ज होता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस सरफेस की, मतलब जो उस मेटल की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड, कहीं पे भी दोगे उस कंडक्टिंग सरफेस पे, उस मेटल सरफेस पे जितना भी चार्ज होगा सारा का सारा उसकी मेटल सरफेस पे आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आने वाले टाइम में आगे बात भी करूंगा। जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो जाहिर सी बात है फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा क्या होगा,
चार्ज का मूवमेंट होगा। अगर ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहा तो चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ इस कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस तो होगा, चाहे कम हो। जब कंडक्टर का जब रेजिस्टेंस कम होगा, चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं, तो I स्क्वायर आर टी, इससे क्या होगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, लॉस होने लग जाएगी हीट के फॉर्म में। और जब ये इनफाइनाइट प्रोसेस तक जब चलेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। तो इसलिए हम ऐसे लॉजिक से बोल सकते हैं कि चार्ज जो भी अंदर होता है वो बाहर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, याद रहे, नोट दे के ये चीज लिख लो आप, जब भी नॉन कंडक्टिंग सरफेस होती है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसमें आपका चार्ज फिक्स रहता है, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो उसमें सरफेस पे भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, चार्ज कहीं पे भी हो सकता है। उसमें लोकलाइज चार्ज होता है, मतलब फिक्स्ड होता है अपनी लोकेशन पे। ठीक, अब हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं। ठीक, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसमें हमारे 3 मेथड होते हैं। मेथड 1 बाय फ्रिक्शन, मेथड 2 बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नंबर 3 बाय कंडक्शन। 3 मेथड से मैं बॉडी को क्या कर सकता हूं, चार्ज कर सकता हूं। ठीक, फ्रिक्शन मेथड क्या होता है? फ्रिक्शन मेथड बहुत सिंपल सा होता है। जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो एक बॉडी पर नेगेटिव और एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब लोगों को कुछ को ऐसा कंफ्यूजन पैदा हुआ यहां से कि सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर सिमिलर टाइप की बॉडीज को हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इसे बताना चाहूंगा, एक वैल्यू, एक चीज होती है वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, उस मेटल का, उस सरफेस का। नहीं बात समझ में आई? तो जिस सरफेस का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी कम होगी उसी सरफेस से इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। नहीं बात समझ में आई? और जिस सरफेस से जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर देर में रिमूव होंगे, या इसका मतलब यह है कि उसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो वर्क फंक्शन एनर्जी है, वो कैसी ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देर से रिमूव होगा तो इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या होगा, जिसका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है उसमें कम होगा, और इसकी कम है उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो जिस मेटल सरफेस का थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जिसका ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। नहीं बात समझ में आया? ठीक, तो ये क्या है इस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शन। अब मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं छोटी सी, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ के एक आइडिया लग जाएगा ये एक्चुअल में है क्या। तो मैंने बना दिया, ये तो हो जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है यहां तक? कोई दिक्कत? जब मैंने क्या किया, गिलास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास पे तो आया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आया नेगेटिव चार्ज। अब इसमें कोई साइंस नहीं है, दिस इज द प्रैक्टिकल। ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा और ऐसा पाया। नहीं बात समझ में आई? ठीक, जब हम यहां से रिपल्सन की बात करते हैं और अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैं यहां से एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैंने 2 रॉड ली, सिमिलर टाइप की 2 सिल्क ली और दोनों को रगड़ा। जब मैं सेम टाइप की रॉड को पास लेके आया तो रिपल्सन फोर्स हुआ, एक दूसरे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे। तो वहां से मैंने बोल दिया, ये प्रॉपर्टी जैसे मैंने पढ़ा चुका हूं कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। नहीं बात समझ में आई? ठीक, यहां पे ले लिया मैंने ड्राई हेयर। ड्राई हेयर, आपको याद रहे आपका जो हेयर है उनमें ऑयलिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऑयलिंग हो गया तो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। और ये हो गया मेरा कॉम्ब।
जब मैं अपने ड्राई हेयर में कॉम्ब करूंगा तब भी मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरे ड्राई हेयर पे पॉजिटिव और कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कैट स्किन की। कैट स्किन और एक होता है हमारा इबोनाइट रॉड। तो जो हमारा कैट स्किन है उस पर पॉजिटिव और इबोनाइट रॉड पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, एक होता है वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ को मैंने क्या किया? वूलन क्लॉथ को मैंने एम्बर के साथ क्या कर दिया? रगड़ा, तो मेरा वूलन क्लॉथ पर आ गया पॉजिटिव और एम्बर पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं, दिस इज प्रैक्टिकल, हम लोगों ने प्रैक्टिकली कर करके देखा और ऐसा हो गया। ठीक, अब मैं यहां पे बात करता हूं इंडक्शन की। जो हमारा इंडक्शन मेथड होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, ठीक, तो हमारी जो चार्ज बॉडी होगी जिसका मुझे इंडक्शन देना है वो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया जिस टाइप की मेरी चार्ज बॉडी होगी, ठीक, उसको जब मैं लेके आऊंगा न्यूट्रल बॉडी के साथ, और चार्ज बॉडी के अपोजिट वाला चार्ज डेवलप हो जाएगा जिस बॉडी को मैं चार्ज करना चाहता हूं। ठीक, तो हम यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें देखा इंडक्शन मेथड, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल मेथड है। जो आपको बॉडी चार्ज करनी है उसको आपने ले लिया ऐसे, ठीक, और ये आपका कैसा है? ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर है। बात समझ में आती है? यहां पे मैं एक चार्ज बॉडी को लेकर आया इसके पास, लेट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पहले मेथड में क्या किया? स्टेप 1, ये अलग बॉडी थी, ये अलग बॉडी थी, मुझे इस बॉडी पे, बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है। यदि इस बॉडी पे मुझे नेगेटिव चार्ज लेना है तो मुझे जो चार्ज बॉडी लेके आनी है उसके अपोजिट वाली लेके आनी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। यदि इस बॉडी पे मुझे पॉजिटिव चार्ज लाना है जिसको मैं चार्ज करना चाहता हूं, तो मुझे ये नेगेटिव बॉडी लानी पड़ेगी जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी ऑलरेडी पहले से। ठीक, इसका मतलब ये क्या? सोर्स है, और ये क्या है? इस सोर्स की वजह से ही तो इसे आप करेक्ट कर रहे हो, इसी तभी तो चार्ज करना चाह रहे हो इस चीज को। मैं पहले स्टेप में क्या हुआ? इस चार्ज बॉडी को इस बी बॉडी के पास लेके आया। जैसे मैं बॉडी बी को पास में लेके आया, ये पहले अलग अलग थी, मैं पास में लेके आ रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा स्टेप सेकंड में। ये मेरा हो गया चार्ज बॉडी, यहां पर हो जाएगा मेरा नेगेटिव चार्ज और यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या हो रहा है? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टेप 2 में। स्टेप थर्ड में क्या किया आपने? स्टेप थर्ड में किया आपने सिस्टम को ऐसे ही रखा, आपने इस बॉडी को अर्थ कर दिया। नहीं बात समझ में आई? अर्थ कर दिया तो क्या होगा? जो बी का इधर का जो पॉजिटिव जाएगा वो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब आपने फिर इसमें क्या बॉडी को सेपरेट कर दोगे, दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? इस बॉडी को रिमूव कर दिया और जो तुम्हारा बी बॉडी है वो कुछ ऐसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं चार्ज ए बॉडी बाय इंडक्शन मेथड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नहीं बात समझ में आई? ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट है और आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, बाकी ये ज्यादा काम आएगा नहीं, बट हम लोगों को मालूम जरूर होना चाहिए कि रियल फंडामेंटल क्या है। यहां तक नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कंडक्शन मेथड। क्या हो जाएगा? कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन वर्ड से समझ आ रहा है, कंडक्ट, कंडक्ट करना, मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द चार्ज।
जब दो बॉडी या दो से ज्यादा बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे, एक चार्ज एक अनचार्ज बॉडी को, हो सकता है दोनों बॉडी चार्ज हो सकता है कैसा भी हो सकता है, कुछ भी व्हाटएवर, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। याद रहे, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि कंडक्शन तब पॉसिबल होगा जब या तो दोनों अपोजिट नेचर की होंगी या फिर दोनों का अपोजिट चार्ज होगा या फिर एक न्यूट्रल एक चार्ज होगी। बट मैं ये बोलता हूं कि किसी भी टाइप का प्रोसेस हो सकता है, डिपेंड ऑन द, जो मैं आगे आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल। बात समझ में आती है ना? तो उसमें पोटेंशियल लॉजिक रहता है। तो आप इसमें ये समझ लो इतना यहां तक केवल कि द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ चार्ज, टू और मोर देन टू बॉडीज के बीच जो एक्सचेंज हो रहा है ना चार्ज का, बाई कंडक्शन मेथड, जो प्रोसेस हो रहा है चार्ज का, जो फ्लो हो रहा है, उसको बोल रहा हूं मैं चार्ज ए बॉडी बाई कंडक्शन मेथड। जो चार्ज हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, बॉडी के एक दूसरे कॉन्टेक्ट से जा रहा है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, इसे बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप सो, मैं ऐसा समझता हूं कि अभी आप लोगों को काफी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और आपको आ जाना भी चाहिए। क्यों? मैं हर एक पॉइंट को इतने बेसिक फंडामेंटल से उठाया हूं कि आपको कहीं भी किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? क्यों? ये सारा एक्टिविटी में इस तरीके से बनाया हूं कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो उसको एक एक पॉइंट एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा। मैंने कोई भी पॉइंट कहीं भी स्किप नहीं मारा है। ठीक, अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, कुछ स्टेप्स की बात करता हूं, कोई नोट्स की बात करता हूं। ठीक, तो पहला नोट लिखो, नोट 1। क्या होगा इसमें कि जब एक बॉडी कंडक्शन मेथड में जितना चार्ज लूज करेगी इतनी दूसरी बॉडी गेन करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ चार्ज बाय ए चार्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू gain charged by other body। मतलब एक चार्ज बॉडी जितना लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन, जितना लॉस कर रही है, इतनी दूसरी बॉडी क्या कर रही है? गेन कर रही है। और ये चार्ज कैसा होगा? इक्वल होगा। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा पॉइंट, जो बॉडी तुम्हारी सोर्स है, उससे कभी भी चार्ज, जिसको आप चार्ज करना चाहते हैं उस बॉडी पे, उससे कभी चार्ज ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? आप छोटे से एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी बैंक से पैसा लेना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी बैंक के पास लोन लेने जा रहे हैं और एक आम आदमी बैंक से ज्यादा पैसा वाला हो जाए, बैंक से ज्यादा पैसा निकाल ले। आदमी के पास पहले कुछ भी नहीं था और उसके पास अभी 500 करोड़ रुपए हैं, और बोला कि बैंक से ज्यादा, और बैंक के पास इतनी वर्थ थी और उससे वहां से लोन लेना चाह रहा है, बोला कि बैंक से ज्यादा मेरे पास पैसा हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां से यही बोलना चाह रहा हूं, जो चार्ज बॉडी है, जो दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर रही है चार्ज, ठीक, जो बॉडी गेन कर रही है चार्ज, उसका चार्ज कभी भी लॉस ऑफ बॉडी से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं इनडायरेक्ट वे में यह बोलना चाह रहा हूं। यह दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, द फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। इनकी पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, वो मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा। आप एक चीज और भी लिख सकते हो, जो हमारा इंडक्शन मेथड में जो ये बॉडी पर चार्ज आता है, मैंने मान लिया क्यू डैश आएगा, क्यू डैश, तो उसका, और किसी जो चार्ज बॉडी पर चार्ज है क्यू, तो क्यू आगे आ जाएगा 1 - 1/ε0 एप्सिलॉन आर। मैं इसलिए यहां पर नहीं, इसलिए थोड़ा सा बता के छोड़ दिया हूं क्योंकि आने वाले टाइम में से डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि आप अभी यहां पर नहीं समझ पाओगे। बात समझ में आती है? यहां से थोड़ा बात क्लियर हुआ। दूसरा होता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज। जो चार्ज का जो डिटेक्शन होता है और जो उसका परफेक्ट वो होता है ऑन रिपल्सिव फोर्स। हम रिपल्सिव फोर्स से श्योरिटी दे सकते हैं चार्ज के डिटेक्शन का, अट्रैक्शन से नहीं दे सकते। क्यों? एक जो चार्ज बॉडी होती है, अगर सिमिलर टाइप की चार्ज बॉडी है, मतलब मैंने ये फिर से बता रहा हूं, जैसे मैंने प्रॉपर्टी में लिखाया था कि सिमिलर टाइप के पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
बट अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं चार्ज्ड बॉडी की। जब चार्ज्ड बॉडी होगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी ए, दिस इज द बॉडी बी। इनकी ये बॉडी, दिस इज नॉट ए पार्टिकल, और इनके बीच का सेपरेशन है आर, ठीक। और जो आर है वो कंपरेबल है इनके डायमीटर के। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से याद रहे कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी रह सकती है। क्यों? अगर ये बॉडी तुम्हारी सपोज पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी कोई पॉजिटिवली चार्ज है, तब का केस बता रहा हूं। यदि ये बॉडी पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो हमेशा अट्रैक्शन होगा, गारंटी है। यदि ये बॉडी चार्ज और ये बॉडी नॉट न्यूट्रल होगी तब भी अट्रैक्शन होगा। तब कैसा अट्रैक्शन होगा? जैसा आपने बचपन में जब आप पढ़ने जाते होंगे, छोटे रहे होंगे, तो आपने इसके लेके अपने बालों में रगड़ा होगा और छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रॉ पार्टिकल, उनको अट्रैक्ट करते देखा होगा। दिस द प्रैक्टिकली यू हैव एक्सपीरियंस ऑलरेडी इन योर चाइल्डहुड। बात समझ में आती है यहां तक? ठीक। तो मैं यहां पर जो लॉजिक दे रहा हूं, जो थोड़ा सा और आपको अच्छी बात बताने वाला हूं, जब ये बॉडी सिमिलर टाइप की चार्ज होंगी तब के लिए बताने वाला हूं कि जो हो सकता है इनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी रह सकते हैं, डिपेंड अपॉन द इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, जो कि मैं आगे आने वाले कूलम्स लॉ में इसको बताऊंगा। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके तो यहां पर मैं कुछ थोड़े से पॉइंट्स की बात कर लेता हूं। जैसे हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, इधर मास की बात कर रहे हैं, तो चार्ज को और मास में थोड़ा सा अपन डिफरेंस देख लेते हैं, इनमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। तो आपको बेसिक पॉइंट्स ये जानने बहुत जरूरी होते हैं, तो नोट डाउन कर लो। मैं बोल रहा हूँ 1 बाय 1 करके। तो पहला पॉइंट लिखो, जो चार्ज होता है आपकी वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, बट मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं? कि चार्ज इज द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बट मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला डिफरेंस, ठीक। नोट किया यहां तक। दूसरा लिखो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। मास कब कंजर्व्ड नहीं होगा? जब भी तुम्हारा कोई कैसा न्यूक्लियर फिजिक्स आने लग जाएगी तो वहां पे आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू डेल्टा mc²। तो यहां पे क्या होगा? मास कुछ डिफेक्टिव मास में, जो कुछ डिफेक्टिव मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या बोल पा रहा हूं, थोड़ा सा कंपैरिजन बता रहा हूं। जो मास इज नॉट कंजर्व बट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। बात समझ में आती है? थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट में क्या होगा? जैसा मैं प्रॉपर्टी में बताया था, चार्ज इनवेरिएंट, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही मास का समझ मान लीजिए, मास क्या हो जाएगा? m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v/c का होल स्क्वायर। मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। तो लगभग यहां पे सारी जो क्राइटेरिया था वो खत्म हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे 2 हल्के हल्के क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आपको जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लो। हम लोग प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से 2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ पर हम लोग एक सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बोल रहा है व्हेन ए पॉलीबैग इज रब्ड विद ए वूलन क्लॉथ। मैंने पॉलीबैग को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया, जो चार्ज हो रहा है -3.2 × 10⁻⁻7 कूलम डेवलप हो गया पॉलीबैग पे। ठीक, जब पॉलीबैग को डेवलप हुआ तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पॉलीबैग, मतलब उस वूलन क्लॉथ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए पॉलीबैग के ऊपर, पहला। दूसरा, कितना मास ट्रांसफर हुआ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसे यहां समझ सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मुझे पता है, मैंने जैसे प्रॉपर्टीज बताई थी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस Q इक्वल टू -+N, ऐसा मैंने बताया था। ठीक, तो मेरा चार्ज कितना आ रहा है? -3.6 × 10⁻⁻7 कूलम। और यहां से याद रहे, जब उसने बोला कि कितना नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो आप इंक्लूड है, तो -N निकालना है। और नंबर ऑफ चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो यहां से अपना n आएगा वो आएगा मेरा, इससे तो 2 टाइम्स ये हो गया, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर, इसे माइनस से माइनस गायब हो गया, 19 ऊपर आ गया, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 9 गए तो कितने बचे, 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। नहीं बात समझ में आई? ठीक, बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं निकालना चाहता हूं मास कितना ट्रांसफर हुआ। ये पहले पार्ट का मेरा सॉल्यूशन हो गया। दूसरा पार्ट, अमाउंट ऑफ द मास ट्रांसफर। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए, जो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, तो टोटल मास कितना हो गया, मास इक्वल टू हो जाएगा nme, मींस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और ये निकल के आ गया आपका, यहां से आप सॉल्व करोगे, सॉरी 9 1 है बेटा, 218 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपका माइनस 19 kg। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 kg। ये आपका मास ट्रांसफर आ गया जितना पॉलीबैग पर ट्रांसफर हुआ। तो ये आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन था जो कि आपसे होना चाहिए था, और आप सबसे पहले इसे ट्राई करिएगा। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहां पर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल दैट इज द हीलियम न्यूक्लियाई पर सेकंड फॉल्स ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर। एक न्यूट्रल स्फीयर है, इस रेट से अल्फा पार्टिकल उस पर क्या हो रहे हैं, फॉल डाउन हो रहे हैं। तो बोला है कि जो न्यूट्रल स्फीयर है वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये चार्ज हमारा 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो मैंने बोला तो ये क्या मेरा रेट है, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकंड, ये कितना हो गया, 10 टू द पावर इतना, ठीक, पर सेकंड हो गए। तो टी टाइम में कितना होगा, इन टाइम टी सेकंड, टी टाइम में टोटल कितने अल्फा पार्टिकल हो जाएंगे हमारे, 10 टू द पावर अल्फा टी, इतने पार्टिकल हो गए। ठीक, एक पार्टिकल पर चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई दैट इज मतलब 2 + E, ये हो जाएगा। ठीक, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 माइक्रोकूलम। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2E इंटू टी इंटू 10 टू द पावर 12, ये 12 आएगा बेटा। बात समझ में आती है? अब जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा T इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ये कूलम पर सेकंड है। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू 1.6 कूलम इंटू 10 टू द पावर 12, ये हो जाएगा आपका पर सेकंड। तो ये निकल के आ जाएगा आपका ओवरऑल 6.25 सेकंड। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करते रहिए। और इस चैप्टर को, इतने पार्ट को पढ़ने के बाद H.C. वर्मा का चैप्टर इलेक्ट्रिक इन पोटेंशियल, उसको आपको जरूर पढ़ना है। और उससे कुछ बेसिक जो सॉलिड एग्जाम्पल हैं वो भी आपको देखने हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।